नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से स्टार्ट हो रहा है आपका प्रज्ञा बैच और ये बैच बिल्कुल ही फ्री रहेगा। इसमें आपकी एनसीईआरटी के नए पैटर्न के हिसाब से आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आज रहेगी आपकी क्लास नंबर 1। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, समझें। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो इस बैच से ज़रूर जुड़ें और साथ ही में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। इसी को स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास नंबर 1 को बिना किसी देरी के। चलो शुरू करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है रियल नंबर्स। यहाँ पे दो टर्म आपको देखने को मिलेगी, एक रियल और दूसरी नंबर्स। तो रियल का मतलब तो हो गया वास्तविक, यानी वो चीज़ें जिन्हें हम एक्चुअल में देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास 2 चॉकलेट है, तो क्या आप देख पा रहे हो कि आपके पास 2 चॉकलेट है? सो दिस इज कॉल्ड रियल, जिस चीज़ को आप देख पा रहे हो। अब बात रही नंबर्स की, तो नंबर्स होते क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर क्या होते हैं तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 0, ये सारे नंबर हैं। क्योंकि आपने अभी तक 9th क्लास तक बहुत सारे नंबर्स यहाँ पढ़ चुके हैं और यहाँ तक कि आपने रियल नंबर्स का एक बेसिक आइडिया भी ले चुका है। लेकिन नंबर्स क्या है? व्हाट इज नंबर? तो नंबर क्या होते हैं? नंबर एक आर्टिब्ररी सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के सिंबल्स होते हैं। अब सिंबल्स का मतलब क्या है कि चिन्ह हो गए। तो देखो कि आपको कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा कि आप 1 को ऐसे ही क्यों लिखते हो, आप 2 को ऐसे ही क्यों लिखते हो। तो ये क्या है? आर्टिब्ररी कांस्टेंट है, एक सिंबल की तरह काम करते हैं। कि अगर आपके पास कोई चीज़ एक है, सिर्फ एक ही वो चीज़ है, तो आप उसके लिए ऐसे नंबर लिख दोगे। अगर मैंने बोला आपके पास 2 चॉकलेट है तो आप 2 ऐसे लिखोगे। लेकिन इस चीज़ के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है कि आखिर हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं। 1 को हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, 2 को हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, कोई भी लॉजिक नहीं है। तो नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम सब ने एक्सेप्ट कर रखा है कि भाई सभी 1 को ऐसे लिखेंगे, सभी 2 को ऐसे लिखेंगे। और ये नंबर्स के जो सिंबल हैं ये करते क्या है? ये किसी क्वांटिटी को यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको 2 चॉकलेट दे दी गई हैं तो वो 2 चॉकलेट्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, उनको डिनोट कौन कर रहा है? ये सिंबल। और ये सिंबल ही क्या कर रहा है? उस क्वांटिटी को बता रहा है। इसीलिए वह हम इन्हीं को क्या कहते हैं भाई? नंबर्स कहते हैं। तो नंबर्स आप क्या समझो कि वो आर्टिब्ररी कांस्टेंट, वो सिंबल्स जो किसी भी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं बच्चों, उन्हें हम रियल नंबर्स यहाँ पे कहेंगे। क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं और वो भी कैसे हैं? रियल है। यानी वो सारे नंबर्स जिस क्वांटिटी को हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम बोलेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का ये तो थोड़ा सा एक मोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट हो गया है। इस चीज़ को और डिटेल में जानने के लिए अभी हम वीडियो को और भी आपको देखनी पड़ेगी। वीडियो में हम आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई जो एक्सरसाइजेज रहेंगी उनका कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे और जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो डायरेक्टली नहीं दे रखा लेकिन इनडायरेक्टली लग रहा है वहाँ पे, उसे भी हम कवर करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और 1 जिसे हम कहते हैं इट इज़ नीदर प्राइम इट इज़ नॉट कंपोजिट। हम ये भी जानते हैं कि आपने 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि जो 1 होता है ना तो वो प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट होता है। तो मेन कंसेप्ट जो लग रहा है इसका वो लगेगा प्राइम नंबर्स का, कंपोजिट नंबर का और 1 का। तो इसी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले रही बात नेचुरल नंबर्स की, तो आखिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऊपर देखो छत की तरफ और ये बताओ आपके कमरे में कितनी ट्यूबलाइट है, आप कैसे गिनोगे? 1 2 3। अगर मैं बोलूँ फैन कितने, आप गिनोगे 1 2। तो ये चीज़ें आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? जब आपसे कोई बोले कि भाई गिन के बताओ आज कितने बच्चे आए क्लास में, तो आप अपनी गिनती कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? आप अपनी गिनती स्टार्ट कर रहे हो 1 से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? 1 से। 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आप चलते रहोगे। जब भी आप नेचुरली प्राकृतिक वे में जैसे हम गिनती करना स्टार्ट करते हैं, बचपन में जैसे हम गिनती सीखते हैं, हम हमेशा 1 से सीखते हैं। तो 1 2 3 4 जो नेचुरली हमारे मुंह से निकल रही है काउंटिंग, उसे ही हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी ये 1 से शुरू होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें होल नंबर्स की, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर की कलेक्शन में अगर आप 0 को भी ऐड कर दो, यानी 0 1 2 3 4, इसी तरीके से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे बस क्या ऐड हुआ है? 0 ऐड हुआ है। तो 0 को मिलाकर अगर हम नेचुरल नंबर्स को देखें तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, हम इन्हें कैपिटल N से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? W से करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब
देखो अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 भी लिख लिया, हमने जीरो भी ऐड कर दिया। अब होगा क्या कि इस तरीके से 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये हमारे होल नंबर थे। इन्हीं के अंदर अगर हम नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स को ऐड कर दें तो वो इंटीजर बन जाएंगे। इंटीजर को हम हमेशा जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। ये ज़ैलीन एक ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या है, जिसके अंदर हम होल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर के अगर हम नेगेटिव भी ऐड कर दें तो वो हमारे इंटीजर बन जाएंगे। जैसे भी नेचुरल नंबर कहाँ से थे, 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें ऐड कर दो -1 -2 -3, कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक। तो ये कलेक्शन आपकी बन जाएगी इंटीजर्स की। इसके बाद अगर हम देखें तो देखो ये जो तीनों चीज़ हैं, अगर आप देखते हो तो आप ये पाओगे कि जो इंटीजर्स हैं, अभी इन तीनों में सबसे बड़ा कलेक्शन किसका? इंटीजर का है। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर है वो किस में है? इंटीजर्स के अंदर है। और होल नंबर्स में क्या है? नेचुरल नंबर है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? इंटीजर का हुआ, है ना। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमने इंटीजर्स भी देखे। अगर इंटीजर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएँ, जहाँ पे p और q हमारे क्या रहेंगे? p और q रहेंगे हमारे इंटीजर्स। इसका मतलब होता है ये बिलोंग करते हैं किसमें? इंटीजर्स में। किसकी कलेक्शन में? z क्या था? इंटीजर। कि p और q हमारे क्या है? दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। यहाँ लिख दो इंटीजर्स हैं। और q हमारा क्या है? इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तब हम बोलेंगे ये रैशनल नंबर्स बन गए। p अपॉन q, p अपॉन q का मतलब क्या है? यहाँ पे p हमारा क्या है? न्यूमिरेटर है और हमारा q क्या है? हमारा q डिनोमिनेटर है। तो इस तरीके से जब हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में इंटीजर्स को लिख पा रहे हैं और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास एक कलेक्शन बनती है नंबर्स की, जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और इसे हम डिनोट करते हैं q से। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर के बिल्कुल उल्टे होते हैं। इन्हें हम आई से भी डिनोट कर लेते हैं। एग्जैक्टली इसका यहाँ पे डिनोट किस से किया जाए, क्या सिंबल रखा जाए, अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर आई हमें देखने को मिलता है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसके लिए ऐसे कोई दो इंटीजर नहीं है जिन्हें हम आपस में डिवाइड करें और वो हमारे पास आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे √5 हो गया, जैसे कि √2 हो गया, जैसे कि पाई हो गया। अब पाई के ऊपर भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम पाई की बात करें, हमें पता है कि जो पाई होता है वो 22/7 होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए 22/7 क्या है, तो देखो ऊपर 22 क्या हो गया? p हो गया, नीचे क्या हो गया? q हो गया। p क्या हो गया? 22 और q क्या हो गया? आपका 7 हो गया। दोनों ही इंटीजर्स हैं और साथ ही में q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आपको पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, तब आप बोलोगे कि वो एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पाई क्या है, तो आप बोलोगे वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल है एक बार वो भी देख लेते हैं। अभी नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर तो आप समझ ही गए होगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। इन्हीं के अंदर जब हमने 0 ऐड कर दिया तो ये होल नंबर की कलेक्शन बन गई। इंटीजर्स हमने देखा कि 0 तो हमारा क्या हो गया भाई? होल नंबर के साथ हो गया। 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होल नंबर हो गए। इसमें हमारे पास क्या है? सारे नेचुरल नंबर हैं। जब इन्हीं के साथ हमने सारे नेचुरल नंबर के नेगेटिव ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या बन गया? इंटीजर बन गया। अब इन्हीं में से 0 के अलावा अगर हमने किसी भी इंटीजर को लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने लिया 1 और यहाँ से मैंने लिया -2, तो ये किस तरीके से हो गया? -1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। हमने इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। हमने इसको क्या बना दिया? रैशनल नंबर बना दिया। कि हमारे पास क्या रहेगा? q 0 नहीं होना चाहिए। p कोई भी नंबर हो सकता है जो इंटीजर हो, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और p 0 भी हो सकता है। कंडीशन किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ q के ऊपर कि q 0 नहीं होना चाहिए। अगर p 0 हो गया तो नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो ये भी क्या हो गया? p बाई क्यू की फॉर्म में होगी, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। अब रही बात इरेशनल नंबर की, तो जैसे मैंने आपको बताया √5 √2, अगर कोई बच्चा बोले कि मैं √5 को ऐसे लिख दूंगा, तो बेटा ये बात नहीं बनेगी, ये फिर भी रैशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या थी कि p भी क्या आना चाहिए? हमारा रैशनल, हमारा इंटीजर आना चाहिए। तो √5 तो इंटीजर नहीं है। हाँ, आपकी बात मान ली, 1 तो इंटीजर है, लेकिन p पे भी तो कंडीशन है ना कि p भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और √5 जो है वो इंटीजर नहीं होता, इसीलिए हम √5 √2 इनको हम नहीं लिख सकते p अपॉन क्यू की फॉर्म में।
इसके बाद हम चलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर भी हम पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर ही। तो रियल नंबर क्या हो गए, अभी हमने देखा कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। हम क्या बोलेंगे कि रैशनल नंबर की कलेक्शन में जब हमारे इरेशनल नंबर मिल जाए तो कलेक्शन हमारी क्या कहलाएगी, हमारी कलेक्शन कहलाएगी रियल नंबर्स। अब हम देख सकते हैं कि रैशनल नंबर तो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे क्या क्या आ गए, इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ गए हैं, इसके अंदर होल नंबर्स भी आ गए हैं और साथ ही में इसमें इंटीजर्स भी आ गए हैं। तो तीनों हमारे किसके अंदर आ गए हैं, रैशनल नंबर्स में। तो इन सब के साथ जब हम इरेशनल नंबर्स को जोड़ दें तब हमारे पास कलेक्शन क्या बनती है, रियल नंबर्स की। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा जिससे हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी वो है प्राइम नंबर्स। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ग्रेटर देन 1 हो। देखो प्राइम नंबर आप किसे कहोगे, एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि नंबर ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से इटसेल्फ से डिवाइड हो, तभी आप उस नंबर को प्राइम नंबर कहोगे। जैसे अब ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, आप देख सकते हो ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। देखते हैं क्या ये प्राइम है या फिर नहीं है, कौन कौन से प्राइम है और कौन से नहीं है। अगर हम 1 की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि नंबर ग्रेटर देन 1, कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं क्योंकि 1 है खुद, तो 1 से बड़े होंगे। यानी यहाँ से चेक करेंगे तो 2 की बात करें तो 2 एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक 2 किससे होगा, खुद से। तो दूसरी कंडीशन यही कहती है सबसे पहले ये बड़ा है 1 से, साथ में ये 1 से डिवाइड होता है और दूसरा इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 2 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 3 को देखें तो 3 भी किससे डिवाइड होता है, 1 से, और साथ ही में 3 से डिवाइड होता है। इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 भी क्या हो गया, आपका एक प्राइम नंबर हो गया है। फिर अगर हम 4 की बात करें तो सबसे पहले ये 1 से तो बड़ा है, लेकिन ये 1 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है और साथ ही में ये खुद से भी डिवाइड होता है। आप देख सकते हो कि इटसेल्फ और 1 के अलावा भी इसके फैक्टर हैं, यानी ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से 5 क्या है, 1 और 5 ही इसके फैक्टर हैं, तो 1 भी यहाँ पे 5 क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत सारे हमारे पास प्राइम नंबर हैं। कितने होते हैं कोई पूछे तो हमारे पास कितने होते हैं, इन्फिनाइट हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये भी ग्रेटर देन 1 होते हैं और वो सारे नंबर विच आर नॉट प्राइम, वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है, यानी 1 और इटसेल्फ के अलावा इनके फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इनमें से कौन कौन से कंपोजिट नंबर हैं, सबसे पहले 1 है या नहीं है कंपोजिट नंबर। हमारी कंडीशन क्या है कि 1 से बड़े होते हैं, तो 1 तो हमारा 1 से बड़ा थोड़ी है, इक्वल की तो बात हमने की ही नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके बाद रही बात 2 की, तो 2 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन क्या है, वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं है उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। 3 भी प्राइम नंबर है। अब रही बात 4 की, तो 4 के फैक्टर हैं 1, 2 और साथ ही में 4। हम देख सकते हैं 1 और इटसेल्फ के अलावा भी इसका फैक्टर है, यानी ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट नहीं हो सकता। 6 के फैक्टर क्या क्या है, देखो 1 है, 2 है, 3 है और फिर 6 है। तो हम देख सकते हैं कि 1 और इटसेल्फ के अलावा भी इसके फैक्टर हैं, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से जैसा हमने पहले बात की थी कि वो सारे नंबर जो क्या हो 1 और इटसेल्फ से यहाँ पे जिनके फैक्टर होते हैं, जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। उनके अलावा जितने भी नंबर बचे वो सारे कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कंपोजिट नंबर भी हमारे कितने होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक थ्योरम आती है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका नाम तो बड़ा ही अटपटा सा है, लेकिन ये कहती क्या है, बहुत ही आसान सी इसकी स्टेटमेंट है, समझो एक बार ध्यान से समझो। Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes। क्या कहता है ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में, और ये जो फैक्टराइजेशन होगी वो आपकी क्या होगी, यूनिक होगी। अब ये कहता क्या है, इस चीज़ को समझो। अब कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, अगर कंपोजिट नंबर हम ले तो 4 आ जाएगा। सबसे पहले हमने 4 को देखा था, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रखी है 9 तक। हम इसे लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, इसे लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2। तो ये क्या बता रहा है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होंगे, ये, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए, हम इसे फैक्टराइज्ड भी कर रहे हो, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसके अलावा जैसे 6 क्या है, एक हमारा कंपोजिट नंबर है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 6 को भी यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये जो मेथड है जिससे हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले छोटा प्राइम जो होगा 2 है, तो 2 से काटो, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा
3। तो ये क्या हो गया, 6 को हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये आएंगे हमारे, सबसे पहला क्या आएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंपोजिट नंबर जो 6 था उसको लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसी तरीके से हमने क्या किया, 4 को लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि हम जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन्हें हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। एक चीज ये नोटिस करनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 लिया, यहाँ पे हमने 3 लिया, तो ये क्या थे, हमारे प्राइम नंबर थे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही यहाँ पे किसी भी चीज को फैक्टराइज करना है, उसको यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। जैसे अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, साथ साथ आप भी करो, मैं भी करती हूँ, या फिर आप वीडियो को रोको और करो, फिर मैच करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम 2 से काटते हैं इसे। 2 7 जा 14, 0 जा, फिर किससे जाएगा, 2 से जा रहा है ये, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा, चला गया। उसके बाद हम जाएंगे 7 से, 7 5 जा, हमारे पास कितना है 35। आप चाहो तो यहाँ 5 भी ले सकते हो पहले। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 5 1 जा, पूरा चला गया। लास्ट में जब 1 आएगा ना, तब आप कह सकते हो कि हम इसे लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो 140 था हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले था 2, फिर क्या हमारे पास 2, तो इनटू में 2 लिख दो। फिर हम क्या करते हैं, 5 छोटा है तो पहले 5 को लिख देते हैं, इनटू में 5, फिर है हमारे पास 7, तो हम लिख देते हैं इनटू में 7। तो हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने 140 को लिख दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आप देख सकते हो कि ये सारे क्या है, फैक्टर आए हैं 140 के। आप देख सकते हो 140 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 और इट सेल्फ से अलग हैं। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। तो यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो नंबर है इसे करने की कोशिश करते हैं, 156। तो सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 7 जा 14, 1 रह गया, 2 8 जा 16, फिर जाएगा 2 से, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब ये जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब ये जाएगा 13 से, क्योंकि 13 क्या है, खुद एक प्राइम है, तो 13 1 जा 13। अब आप देख सकते हो 156 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, इनटू में क्या आएगा हमारे पास 2, फिर हमारे पास आएगा 3, तो इनटू में लिखो 3, फिर हमारे पास आएगा 13, तो हम लिखेंगे इनटू में 13। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, 156 को भी जो एक कंपोजिट नंबर है इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमने लिख दिया है। आई होप ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका समझ में आया होगा। एक चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो मैं फिर बता देती हूँ आपको, कि जितने भी यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, जितने भी हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिए हैं, जो प्राइम हमने लिए हैं, आप देख सकते हो 2 2 7 5, ये सारे क्या थे, प्राइम थे। आप अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि आपने कोई भी नंबर ले दिया और उससे कर दिया, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे है ना, जो भी नंबर लोगे जिनसे आप इनको फैक्टराइज कर रहे हो वो सारे क्या होने चाहिए, आपके प्राइम होने चाहिए, तभी तो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका कहोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा हलवा एक प्रॉब्लम है आपकी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इसको ना थोड़ा सा दिमाग लगा के ही कर सकते हो। देखते हैं कैसे करनी है। कंसिडर द नंबर्स, इस जितने भी नंबर्स हैं जो इस टाइप के हैं, कैसे हैं, 4 की पावर n, वेयर जहाँ पे n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या दे दी, n एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। आपको क्या करना है, इसमें कहा है कि कंसिडर कर लो सारे नंबर्स जिन्हें हम 4 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे n क्या एक नेचुरल नंबर है। ये चेक करके बताओ कि क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है n की जिसके लिए 4 की पावर n जो होगी वो एंड होगा डिजिट 0 से। यानी ऐसी क्या वैल्यू आएगी कि यहाँ पे मैं n की जगह क्या लिखूँ कि जब भी हमारा आंसर आए तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट होता है यहाँ पे 0 आ जाए। ये आपसे पूछा गया है, तो ये पॉसिबल है या नहीं है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो सारे डिजिट एक बार सोच लेते हैं जिनके पीछे 0 आता है, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। अब ये देखो, सबसे पहले 10 ले लेते हैं, उसके बाद हम 20 ले लेते हैं। अगर आप 10 को फैक्टराइज करो, जैसे मैंने भी सिखाया था, तो 10 को करो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो हम 10 को कैसे लिख पा रहे हैं, हम 10 को लिख पा रहे हैं 2 इंटू 5। इसी तरीके से 20 का करो, 2 से जाएगा 2 1 जा 0 जा, फिर 2 5 जा, और फिर जा रहा है 5 1 जा। तो हम कैसे लिख सकते हैं 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो एक चीज़ नोटिस करो, जब पीछे 0 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो हमारे पास एक पेयर बन रहा है 2 और 5 का। जैसे यहाँ पे 0 था तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखें तो 0 है पीछे, तो यहाँ पे कम से कम एक बार 2 और 5 आ रहे हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 आते हैं, तो पीछे 0 आती है। इसी तरीके से 2 और 5 को करोगे, पीछे क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप देख पा रहे हो कि जब भी हमारे पास यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 0 आ रहा है, तब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आ रहा है, हमारे पास 2 एंड 5 बोथ आ रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि ये पूछ रहा है कि क्या ऐसी कोई 4 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है n की कि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास लास्ट में जो डिजिट आएगा यूनिट प्लेस पे वो 0 आ जाए। तो ये हमें चेक करके बताना है। तो एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो 4 है उसकी पावर n दे रखी है, तो उसी के अनुसार चलते हैं। हमें दे रखी है 4 की पावर n, तो 4 का यहाँ पे कर लो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 की पावर n क्या हो जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, और इसकी पावर क्या दे रखी है, n दे रखी है। अगर आप 4 की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू हम देख सकते हैं, n की वैल्यू नेचुरल नंबर यानी क्या हो सकती है 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकती है। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू जब 1 लोगे तो क्या आएगा, 4 की पावर 1, इधर क्या आएगा 2 इंटू में 2, यहाँ पे आ रही है पावर 1, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 की पावर 1 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आएगा 4 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 इंटू में 2, इसकी पावर भी 2, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 यानी 16। तो यहाँ पे तो 4 आया, 0 तो आया नहीं, यहाँ पे 6 आया। 4 की पावर 3 ले लो, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4। आप देख सकते हो यहाँ से क्या आएगा 6, 6 इंटू में 4 करोगे तो लास्ट में कितना आएगा आपके पास 4 आ रहा है। इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो अगर आप इसी तरीके से चलते रहोगे तो किसी भी वैल्यू के लिए n की यहाँ पे हमें लास्ट में डिजिट देखने को ही नहीं मिल रहा है, 0। क्यों नहीं मिल रहा है, वही चीज़ समझने की है। वो इसीलिए नहीं मिल रहा, जैसा भी हमने चेक किया था 10 और 20 के अंदर, कि जब तक हमारे पास 2 और 5 दोनों नहीं दिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, तब तक हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ ही नहीं सकता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जैसा हमने किया, जब n की वैल्यू हमने 1 ले ली, आप देख सकते हो हमने n की वैल्यू यहाँ पे 1 ली, उस समय भी हमारे पास लास्ट में 4 आया। 2 ली, उस समय भी हमारे पास 6 आया, 0 तो आया नहीं। 3 ली, उस समय हमारे पास 4 आ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे पास n की वैल्यू, n के लिए क्या आएगा, अगर हम n ले लें, यहाँ पे n की वैल्यू हम n ले लें, जहाँ पे n क्या है हमारा एक नेचुरल नंबर है, क्या है हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो क्या उस समय हमारे पास कुछ बात बन सकती है। n अगर ले लोगे तो हमारे पास 4 की पावर n क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 2, इसी तरीके से इंटू 2 इंटू 2, कब तक चलेगा भाई, ये n टाइम्स चलता रहेगा। तो इस तरीके से चलता ही रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को ही नहीं मिलेगा कि लास्ट में 0 आए। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था 4 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें 5 देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे सिंस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 power n does not contain both 2 and 5. Therefore 4 power n cannot ends with 0। हमने क्या बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 4 की पावर n का, तो हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा है। और हमने पहले भी चेक किया था कि अगर हमें लास्ट में 0 चाहिए तो हमारी कंडीशन ये रहेगी कि 2 भी आना चाहिए और साथ ही में हमारा क्या आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। तो इसीलिए हमने लिख दिया सिंस जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 4 पावर n का, उसमें दोनों 2 और 5 नहीं आते हैं, इसीलिए 4 की पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं हो सकती। इसी तरीके से आपको ये चेक करके बताना है कि 6 की पावर n जो है वो क्या हमारी 0 से एंड हो सकती है या नहीं हो सकती है। एक बार वापस देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, जो आपको दे रखा है वो लिख लो। 4 की पावर n दे रखा है और यहाँ पे n क्या है भाई, नेचुरल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, लेकिन बहुत ही हलवा प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ही आसान सी है। ये सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो, उसके बाद जो भी नंबर दे रखा है जिसकी पावर दे रखी है n, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे 4 की पावर n दे रखी थी, हमने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, देखा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है। और अभी हमने चेक किया था कि अगर किसी भी वैल्यू के एंड में डिजिट जो आता है वो 0 आता है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो यहाँ 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, इसलिए हमने n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके चेक की और लास्ट में हमने n में भी डाल के देखा और लास्ट में हमने लिख दिया कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों ही 2 और 5 नहीं आते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है एंड नहीं हो सकता डिजिट 0 से। अभी जैसे 6 की पावर n मैंने कहा है आपको चेक करना है,
6 की पावर n तो करोगे क्या, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। फिर देख सकते हो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये भी जो है कभी भी इसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ सकता। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखो भाई, इसमें हम जानेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF और LCM जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन्हें कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर की बात हो रही है, वो भी कैसा, एक ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो और साथ ही में हाईएस्ट हो। अगर हम बात करते हैं कॉमन की, तो कभी भी चीज़ें कॉमन कब आती हैं, जब हमें मिनिमम 2 चीज़ें दी और उन्हीं में हम कॉमन निकाल सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ के अंदर तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें 2 नंबर दिए होंगे और उसमें हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसमें भी क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखने हैं, और जो हाईएस्ट रहेगा हमारे पास कॉमन फैक्टर वो क्या रहेगा, उसका HCF रहेगा। अभी करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, मान लिया 6 दिया है और मान लिया हमें 4 दिया है। अभी हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, क्या आया था 2 इंटू में 3, और जब हमने 4 की क्या आया 2 इंटू में 2। तो हमने देखा ये इसके फैक्टर आ गए और ये 4 के फैक्टर आ गए। अब करना क्या है, फैक्टर तो निकाल लिए, इसके बाद इनमें देखो भाई कॉमन क्या है। कॉमन देखो, कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है। अब हमने देखा कि कॉमन क्या है, 2 है, और इसमें भी हाईएस्ट कौन सा है, यानी यहाँ पे भी हमारे पास 2 की पावर 1 थी और यहाँ पे भी 1 थी, तो हाईएस्ट कौन सा है भाई, हाईएस्ट तो यहाँ पे नहीं पता चला ना भाई, 2 के अलावा कोई और ऐसा तो है नहीं बड़ा हो। मान लो यहाँ पे 4 और 4 हो जाता तो ये भी कॉमन हो जाता, और 2 और 4 में बड़ा कौन सा होता, 4, तो उस समय हमारा हाईएस्ट जो होता 4 होता, तो उस समय हम कहते हैं HCF हमारा क्या है, 4 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही है कॉमन, तो हम कहेंगे कि 2 ही रहेगा यहाँ पे हाईएस्ट, तो इनका हमारा जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 2 आएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखना है HCF, जो नंबर दे रखे हैं, अगर 2 दे रखे हैं तो 2 लिखोगे, अगर 3 दे रखे हैं तो 3 लिखोगे। हमें दिया था 6 और 4, और इनका HCF हमारे पास कितना है, 2 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 क्या कर रहा है, दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, 6 को भी और 4 को भी। आप देख सकते हो कि जो 6 है ये भी क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, हमारे पास 3 आ जाएगा, और 4 भी हमारा 2 से डिवाइड होता है। तो क्या हम देख सकते हैं कि जो HCF होगा वो हर एक नंबर को यहाँ पे डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे 6 के फैक्टर हैं, अगर आपसे पूछा जाए 6 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। इसके बाद हम नहीं बता सकते और किससे डिवाइड हो रहा है, ये क्यों, क्योंकि इतने ही है इसके फैक्टर। ये क्या है, हमारे फाइनाइट हैं, फिक्स होते हैं, हम गिन सकते हैं इन फैक्टर्स को। 1 2 3 4 4 फैक्टर आए, 4 के क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। इसके फैक्टर्स कितने आए, 3 आए। तो ये क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, हम फैक्टर्स को गिन सकते हैं। और HCF हमने कैसे निकालना है, पहले फैक्टराइजेशन करनी है, फिर उसमें कॉमन देखना है, कॉमन में भी जो हाईएस्ट होगा वो रहेगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरीके से अगर हम बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीपल निकालने हैं और फिर हमें देखना है उनमें कॉमन कौन से हैं, फिर उसमें भी सबसे छोटा हमें देखना है। और जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, लेकिन LCM में जो हमारे मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उन्हें हम नहीं गिन सकते। जैसे नंबर लेके समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास है भाई, हम मान लेते हैं 5 और हमारे पास है 10, ठीक है। तो अगर हम 5 के फैक्टर्स करें, मल्टीपल करें, फैक्टर्स नहीं, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल करें। करना क्या है, 5 का टेबल लिख दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। इसी तरीके से चलता रहेगा, तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसके मल्टीपल क्या है भाई, इनफाइनाइट है, कभी भी खत्म नहीं होंगे। 10 का टेबल बोलो, 10 20, इसके बाद क्या आएगा 30, ये भी इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसके मल्टीपल कितने हो गए भाई, इनफाइनाइट हो गए। लेकिन हमने देखा फैक्टर्स क्या थे, फाइनाइट थे। अब क्या करना है, मल्टीपल निकालनी है, इनके अंदर अब हम देखेंगे कॉमन। तो आप देख सकते हो कि कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पे 10 है कॉमन, इसके बाद हमें यहाँ पे 20 भी कॉमन देखने को मिला है। लेकिन हमें क्या बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 10 और 20 में से छोटा कौन सा है, 10 है। तो हम बोलेंगे इसका LCM कितना हुआ है, इसका LCM हुआ है 10। तो इस तरीके से हम LCM निकालते हैं। अब हमें करना क्या है, LCM और HCF तो निकालना है, लेकिन तरीका कौन सा अपनाना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन अपनाना है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हुए हैं आपके लिए, एक नंबर है हमारे पास 6 और एक नंबर हमारे पास कौन सा है, एक नंबर है हमारे पास 72। इनका सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके यहाँ पे HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले 6 का देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो हम लिख सकते हैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू में 3। ये एक एक ही बार है, यानी इसकी पावर कितनी हो गई है, 1 ही हो गई है। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, 72 का निकालना है। तो 72 का निकालते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6,
और 2 6 ज़ा 12, फिर ये जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 से ही जा रहा है, 3 4 ज़ा 12, फिर जा रहा है 2 से, 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो ये क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो 72 को क्या लिख सकते हैं, अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 एंड 3, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसी तरीके से मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 2 बार, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ये कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ये जो काम था प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, ये खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। अब आपको ये देखना है सबसे पहले इनके अंदर कॉमन कौन से हैं। हम देख सकते हैं कॉमन क्या है, हमारे पास 2 भी है और हमारे पास 3 भी है। तो जब भी हमें HCF निकालना होगा, हमें क्या करना है, इसकी छोटी पावर लेनी है। जैसे हमने देखा कि 2 भी कॉमन है, हमने देखा 3 भी कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 2 में हमारी 1 छोटी पावर है या 3 है। तो हमने देखा कि 1 जो है वो छोटी पावर है। तो हमें क्या करना है, जब HCF निकालना है तब हमें छोटी पावर लेनी है, यानी 2 की पावर हम 1 लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 2 है। तो हमें क्या करना है, फिर से छोटी पावर यहाँ पे लेनी है। तो इस तरीके से हमें छोटी पावर लेनी है। तो यहाँ पे एक बार इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेनी है। तो कॉमन हमारे पास क्या है भाई, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। फिर इसमें क्या करनी है, छोटी पावर देखनी है। देखा कि 2 की पावर यहाँ 3 थी और यहाँ पे कितनी थी, 1 थी, तो छोटी कितनी है, 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो छोटी है 1। तो ये हमारे पास HCF आ जाएगा। कितना आएगा HCF, 2 की पावर 1 हो गया 2 और 3 की पावर हमारे पास 1 हो गया 3। तो हमारे पास HCF कितना आएगा, 6 आएगा। इसी तरीके से अब LCM कैसे निकालना है। LCM में क्या करना है कि हमें ये देखना है कि कितने यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, कितने प्रकार के दिए हैं। जैसे 2 भी है और दूसरा डिफरेंट टाइप का नंबर है 3, तो दोनों को लिख लो। जब दोनों को लिख लोगे ना, तो जैसे HCF में क्या किया हमने, सबसे छोटी पावर देखी, तो LCM में हमें सबसे बड़ी पावर देखनी है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ पे जो 3 की सबसे बड़ी पावर है वो है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 और 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9। तो हमारे पास 8 9 जा कितना आएगा, 72। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। इसके बाद हमें एक चीज़ देखने को ये मिलती है कि HCF इंटू में LCM जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो नंबर्स दिए होंगे 2 नंबर उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। जैसे हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे LCM हमारे पास कितना आया है, 72, और साथ ही में हमारे पास HCF कितना आया है, 6 आया है। तो अगर आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कितना आ रहा है। देखो नंबर्स क्या थे, A हमारे पास नंबर था 6, B हमारे पास नंबर था 72। इसके बाद हमारे पास अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या बताया कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी 6 को और 72 को मल्टीप्लाई करें तो इसके HCF इंटू में किसके बराबर आना चाहिए, LCM के। बाय कोइंसिडेंटली आप देख सकते हो HCF हमारा 6 आया है और LCM कितना है, 72 आया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 6 इंटू 72 है, यहाँ पे भी 6 इंटू 72 है। तो ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पाया गया है कि LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और हमेशा एक चीज़ ये देखनी है कि जो HCF होता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है LCM का। इसका मतलब HCF क्या करेगा, LCM को हमेशा डिवाइड करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास HCF है वो 72 को डिवाइड कर रहा है, 72 को जो 6 है वो डिवाइड करता है। कितना आएगा, 6 1 जा 6 और 2 जा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो ये उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF, या फिर हम कह सकते हैं HCF क्या है, फैक्टर है LCM का। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर दे रखे हैं, A की वैल्यू है 96 और 404 क्या है, B है। तो आप यहाँ लिख सकते हो A हमारे पास है 96 और हमारे पास B कितना है, 404 है। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। यहाँ कर लेते हैं 96 की, कितनी आएगी, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 जा, ये आ जाएगा 4 जा, फिर आएगा 2 1 जा, 2 2 जा, फिर आएगा 2 6 जा, फिर हमारे पास क्या आएगा 2 3 जा, फिर लास्ट में आएगा 3 1 जा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 96 किसके बराबर आया है, 1 2 3 4 एंड 5, 2 की पावर 5 इंटू में हमारे पास कितना आएगा, 3 की पावर 1। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 404 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 404। तो सबसे पहले किससे जा रहा है, 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 4
0 एंड 2, फिर ये जाएगा 2 1 0 1। अब किससे जाएगा, ये 7 से जा रहा है या नहीं जा रहा है? अगर हम देखें तो 7 से नहीं जा रहा है, तो 101 के आगे हमारा एक प्राइम फैक्टर ही आ रहा है यहाँ पे, तो 101 से ही हम इसको कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 404 किसके बराबर आया है, ये आया 1 2, यानी 2 की पावर 2 इंटू में 101 की पावर 1, ये आया है हमारे पास। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें यहाँ पे निकालना है इसका एलसीएम और साथ ही में फिर हमें इसका निकालना है एचसीएफ। और हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है, मेथड हमें यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर ध्यान से, हमें सबसे पहले एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ में हमें क्या देखना है, कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इसमें हम क्या लेंगे, 2 की छोटी पावर लेंगे एचसीएफ में, तो हमारे पास 4 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अगर हम एलसीएम को देखें एक सिंपल मेथड से, तो हम कैसे करेंगे, जितने भी अलग अलग प्रकार के हमारे नंबर हैं वो लिख लेंगे। तो 2 है, इसके बाद 3 है, फिर 101 है, तो आ जाएगा 3 इंटू 101। और हमने एलसीएम में देखा था हमें बड़ा यहाँ पे पावर लेनी है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करने से अच्छा हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है हम उसे यूज़ करेंगे। हमें पता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एचसीएफ हमने निकाल लिया है, एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम हमें क्या है निकालना है। ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 96 दे रखी है। इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 404 दे रखी है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 96 इंटू 404। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर भी करना और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। और अगर आपको इसी तरीके से इस बैच को कंटिन्यू रखना है बिल्कुल ही फ्री में और यूट्यूब पे रहेगा ये, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।